Good evening, everyone, and very warm welcome. And I'm glad कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर इस मीटिंग को ज्वाइन किया है. So I'm very happy और आप सबको belated happy Eid. शुरुआत करते हैं. जैसा कि मैम ने बताया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सच्ची सहेली, जिसमें हम लोगों को मेंस्ट्रुअल एजुकेशन के बारे में बताते हैं. आज का सेशन हम कर रहे हैं 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को सेलिब्रेट करने के लिए. और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो होता है इसकी स्टार्टिंग करी थी वॉश यूनाइटेड ने 2014 में. और इंटेंशन ये था कि हमें हाईलाइट करना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को पूरे मास में, कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताना है, राइट. तो 28 मई जो डेट है इसे हमने डेलिबरेटली चूज किया क्योंकि 28 हमारा 28 दिन का एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और 5 दिन की हमारी एवरेज ब्लीडिंग होती है. तो इस तरीके से एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 और 5 दिन की ब्लीडिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने 28 मई को सिलेक्ट किया मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करने के लिए, राइट. तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट पीरियड्स, कि पीरियड्स पर बात क्यों करना चाहिए हमें. पीरियड्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. पहला तो ये कि पीरियड्स से बात करी ही क्यों जाए. भाई ऐसा क्या नया हो गया जो हम पीरियड्स पर बात करें. कोई कोरोना वायरस की तरह नई चीज तो है नहीं कि इसके बारे में सबको एजुकेशन देते फिरे. जब से पहली फीमेल इस दुनिया में आई है तब से ये पीरियड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें क्या जरूरत है एजुकेशन देने की, राइट. दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में आती है पीरियड्स को लेकर वो ये होती है कि पीरियड्स के बारे में ये तो फीमेल से रिलेटेड चीज है, ये गर्ल्स से रिलेटेड चीज है, तो हम इसके बारे में मेल्स को क्यों बताएं. बॉयज और जेंट्स को सेंसिटाइज करने की क्या जरूरत है. ये दो चीजें हमारे दिमाग में आती है, राइट. तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बॉयज और जेंट्स को क्यों सेंसिटाइज करते हैं. हम लोग रहते हैं, जो ह्यूमन होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, राइट. वी आर सोशल एनिमल्स. तो कोई भी सोसाइटी मिलके बनती है किससे, मेल और फीमेल से. ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होती जो बनती हो सिर्फ फीमेल से या सिर्फ मेल से. So wherever we go, whether it is your house, whether it is your workplace, whether it is your school, हॉस्पिटल, मार्केट, सिनेमा हॉल, कहीं भी आप चले जाएंगे आपको मेल और फीमेल दोनों ही मिलते हैं, which means we are interconnected and we are linked, right. तो इसीलिए इसी बेसिस पर हम मेंस्ट्रुएशन को वुमन इशू ना मान के ह्यूमन इशू मानते हैं. तो ये तो एक लॉजिक हुआ कि हमें मेल्स को क्यों बताना है, क्यों सेंसिटाइज करना है. अब सवाल आता है कि पीरियड्स पे एजुकेशन देने की क्या जरूरत है. भाई एजुकेशन देने जैसा है क्या. हर लड़की को पीरियड आता है, फिर वो उसको मैनेज करने के लिए जो भी यूज कर लेती है, नेक्स्ट मंथ फिर से पीरियड आ जाता है. इसमें एजुकेशन देने वाली क्या बात है. तो इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. नंबर वन इज एटीट्यूड, सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है पीरियड्स को लेकर. एंड नंबर टू इज नॉलेज. पहले हम बात करेंगे एटीट्यूड पर. एटीट्यूड में 5 चीजें हो सकती हैं. नंबर वन, पीरियड्स को बहुत ही ज्यादा शर्म से जोड़ा जाता है, यानी कि ये हमेशा हम लोग देखेंगे सोसाइटी में कि एक छुपाने वाली बात होती है. इनफैक्ट मैं ये बोलूं कि ये एक ओपन सीक्रेट है जो पता तो सबको है लेकिन जिसके बारे में बात नहीं करते हैं हम. अगर आज हमारे घर में हमारी बेटी है या हमारी बहन है, उसको फीवर होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, वो इजीली बोल सकती है कि मम्मी मुझे फीवर है, पापा मुझे कफ कोल्ड हो रहा है. लेकिन अगर उसको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं बोल सकती कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पैड चाहिए. एक शर्म, एक झिझक उसके साथ जुड़ी हुई होती है. नंबर टू, स्टिग्मा. पीरियड्स के साथ जो दूसरी चीज जुड़ी होती है वो है स्टिग्मा. तो जिस भी औरत को या गर्ल्स को पीरियड हो रहा होता है उसे हम बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज करते हैं, मतलब आप अशुद्ध हो गए, आप अपवित्र हो गए, इम्प्योर हो गए, ठीक है. तो ये चीज जुड़ी हुई है. थर्ड, तीसरी चीज जो होती है पीरियड्स के साथ वो है एक्सक्लूजन. बहुत सी गर्ल्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि इनको पीरियड शुरू हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहां पर लड़कियों की जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है, उन्हें पीरियड शुरू होते हैं तो उन्हें स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है. वाई?
क्योंकि उनके स्कूल में इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपने पीरियड्स को डिग्निटी के साथ मैनेज कर सके। फोर्थ चीज है पीरियड शेमिंग या मेंस्ट्रुअल शेमिंग, अगर आप लोगों ने सुना हो ये वर्ड। तो बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स जब होते हैं तो उन्हें पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी शेमिंग फेस करनी पड़ती है। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ऐसे भी बहुत से इंसिडेंसेस हो चुके हैं जहाँ पे सपोज हॉस्टल है और किसी लड़की का ब्लड वॉशरूम में पाया जाता है, तो वार्डन उनको स्किप तक करवा देते हैं ये जानने के लिए कि किस लड़की को ब्लड आ रहा है, किस लड़की को ब्लीडिंग हो रही है। तो पीरियड शेमिंग जो है दिस इज वेरी ऑफुल और लड़कियों को इसको भी फेस करना होता है। फिफ्थ चीज है रेस्ट्रिक्शंस यानी कि पाबंदियां। तो जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं, एक 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की लड़की जो भी है, जो अभी तक एक बच्ची थी, जैसे ही उसके पीरियड शुरू होते हैं उसमें हम दुनिया भर की पाबंदियां लगा देते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पहनो, पूजा मत करो, यहाँ मत जाओ। तो ये 5 चीजें जो है जो मैंने अभी आपको बताई, ये रिलेटेड है आपके एटीट्यूड से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि नॉलेज में क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीरियड्स के बारे में नॉलेज बहुत ही लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड होती है। लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि पीरियड के बारे में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमने कुछ महीने पहले एक वर्कशॉप करी थी लेडीज के साथ, और कम्युनिटी की ये औरतें थी जिसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड सारी थी और हर एज ग्रुप की मौजूद थी। इनफैक्ट ऐसी औरतें भी वहां मौजूद थी जिनमें से कुछ को मेनोपॉज हो रखा था, यानी कि वो पीरियड्स उन्होंने पूरी लाइफ को उनको पीरियड होते रहे और पीरियड होके बंद भी हो गए। जब हमने उनसे पूछा कि आप पीरियड्स के बारे में क्या जानते हैं, आपको पता है आपको पीरियड्स क्यों आते हैं, तो उन बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि पीरियड्स आते क्यों हैं। फिर किसी ने हमसे कहा कि मैडम जी ऐसा होता है कि जो हमारी औरतों के शरीर में ना हर महीने कुछ गंदगी इकट्ठी हो जाती है और वो गंदगी ही पीरियड्स के रूप में हर महीने बाहर निकलती है। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि अगर लड़कियों की गंदगी पीरियड्स के रूप में बाहर निकलती है तो बॉयज की गंदगी किस तरीके से बाहर निकलती है। कहने का मतलब यह है कि उन्हें पूरा जीवन गुजर जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पीरियड्स आखिर हो क्यों रहे हैं। अब मैं बॉयज का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा, इनफैक्ट इट वाज लाइव रिकॉर्डिंग समथिंग, ऐसा प्रोग्राम था जिसमें एक एंकर किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर लोगों से पूछ रही थी कि आप पीरियड्स के बारे में क्या जानते हैं। तो उसने एक अडल्ट, वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, उससे पूछा कि सर आपको पता है पीरियड्स क्या होते हैं। तो उस आदमी ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता पीरियड्स क्या होते हैं। तो उसने पूछा सर आप आर यू मैरिड और अनमैरिड। तो उसने कहा जी हाँ, मैं तो शादीशुदा हूँ। उसने कहा सर आपके बच्चे भी हैं। उसने कहा हाँ। सर कितने बच्चे हैं। 2। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज फीमेल एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज मेंस्ट्रुएटिंग, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता और कुछ लोगों को पूरी लाइफ वो उससे फेस करते हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि आखिर हमें पीरियड हो क्यों रहे हैं। तो नॉलेज के लिए मैं आप लोग के साथ अब एक पीपीटी शेयर करने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू। और एक बात और, आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिएक्शन का बटन है। अगर आप मेरी किसी भी बात से अग्री करते हैं और या आपको लगता है कि ये बात ठीक है तो आप क्लैप का साइन है वहां पर या थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, राइट। तो मुझे भी थोड़ा मेरी मॉरल बूस्टिंग हो जाएगी। तो मैं अब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये पीपीटी हमने बनाई है स्कूल के बच्चों के लिए जब हम उनसे बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। तो आपको भी मैं बिगनिंग से ही बताऊंगी क्योंकि बीच में से बताना ठीक नहीं रहेगा। तो हम सब भी आज के दिन एक बिगनर्स की तरह स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग विद गर्ल्स, हम उनसे पूछते हैं कि कितनी गर्ल्स को पीरियड आते हैं। वो हैंड रेस करके हमें बता देती हैं कि कितनी गर्ल्स को पीरियड आते हैं। फिर हम पूछते हैं कि कितनी लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले ये पता था कि उनको पीरियड्स आने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अराउंड 90% लड़कियों को ये मालूम नहीं होता कि उनको पीरियड्स आने वाले हैं, विच मीन्स उनकी लाइफ में ये पीरियड एक एक्सीडेंट की तरह आते हैं।
फिर हम पूछते हैं कि कितनी लड़कियां पीरियड्स आने से डर गई थी। ऑलमोस्ट सारी 100% लड़कियां ये बोल देती हैं कि जी हम मैम हम तो बहुत डर गए थे और हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्या करें, कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया तो मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट पीरियड को हम मेनार्क बोलते हैं। तो जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अनअवेयर थी, आई वॉज अवेयर। मुझे पता था कि पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी मम्मी से नहीं मिली, ना ही मेरी बड़ी जो सिस्टर्स थी मेरे घर पे उनसे मिली। मेरी सिस्टर्स को पीरियड्स होते भी थे, लेकिन कभी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि शहनाज एक दिन आपको भी पीरियड्स होंगे। वेल, मुझे पता चला स्कूल की फ्रेंड्स से, क्योंकि कुछ गर्ल्स जो थी वो मुझसे 1 ईयर एल्डर थी, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको भी हो सकता है अगले साल शुरू हो जाएंगे पीरियड्स। लकीली वो संडे था और मैं घर पर थी। तो जब पीरियड स्टार्ट हुआ, मुझे थोड़ा पेन हुआ और मैंने स्पॉटिंग देखी। और हाँ, थोड़ी सी घबराहट हुई, बट मैं इतना डरी नहीं। मेरे लिए जो चैलेंज था वो ये था कि मेरे पास वेट अ सेकंड, 6 more person are waiting, let me admit them. नेट ना गया था। प्लीज आप लोग खुद को म्यूट रखिए। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अवेयर थी, एक तरीके से मुझे ये पता था कि हाँ पीरियड्स आएंगे। जब मेरा पीरियड आया तो मेरे सामने चैलेंज ये था कि मैं मम्मी को कैसे बताऊं। मुझे हेजिटेशन बहुत हो रहा था, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी, बार बार वॉशरूम जा रही थी, अपने आप को वॉश करके आती, अपने कपड़े चेंज करती, अपनी पैंटी चेंज करती, और बार बार जाके मम्मी के पास भी जाके देखती कि इनको कैसे बताऊं। कभी देखती कि मेरी मम्मी जो है वो किसी से बात कर रही है, आंटी से बात कर रही है, तो मैं वापस लौट आती। कभी मैं देखती कि मम्मी चाचा जी से बात कर रही है, तो मैं सोचती नहीं नहीं, जेंट्स के सामने बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो फिर मैं वापस आ जाती। तो इसी तरह मेरा दिन जो था वो गुजरा। मैं बार बार वॉशरूम जाती, कपड़े चेंज करती और बार बार मम्मी को देखने जाती कि कब मम्मी मुझे अकेले मिलेंगी और मैं उन्हें बताऊंगी। तो ऐसा करते करते शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो फिर मैंने कहा कि अब तो ब्लीडिंग बढ़ रही है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मम्मी को बताना होगा। फिर मैंने मौका पाके मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे इस तरीके से टॉयलेट के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है। मम्मी मुझे लेकर गए रूम में, उन्होंने मुझे कपड़ा दिया और बोला, बताया इनफैक्ट करके बताया कि आपको ऐसे पैंटी पे यूज करना है, और जब ये खराब हो जाएगा तब आप दूसरा कपड़ा यूज कर। मीनिंग मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया कि आपको ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, या आपको ये हर महीने होने वाला है, या आप सब लड़कियों को होता है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे नहीं दी। हाँ, मैनेज कैसे करना है ये उन्होंने मुझे बता दिया था। फिर तो ये तो थी मेरी स्टोरी। पर आप इमेजिन करें कि उस वक्त लकीली मैं घर में मौजूद थी। अगर मैं घर में ना होती, अगर मैं सपोज स्कूल में होती या मैं अपनी ट्यूशन में होती, फिर मेरे साथ क्या होता। ऑब्वियसली मैं बहुत एम्बेरस हो जाती, मेरे कपड़े खराब हो जाते, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि ओनली अवेयरनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस इज नॉट इनफ, इन फैक्ट you should be prepared for it, right? So preparedness is important, अवेयर होना जरूरी नहीं है। सो मेक श्योर कि आपके घर में आपके डॉटर्स हैं या छोटी सिस्टर हैं, जो भी हैं, ना सिर्फ आप उनको अवेयर करें, इनफैक्ट
आप उनको इसके लिए प्रिपेयर भी करें। तो अब आगे बात करते हैं। फिर हम लड़कियों से पूछते हैं कि कितनी गर्ल्स को पीरियड आना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली सारे बच्चे बोल देते हैं हमें तो मैम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद होगा भाई, दर्द भी होता है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं और मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता किसी को। फिर हम थोड़ा सा फन के लिए उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे ये फील करते हैं कि अगर हम लड़का होते, बॉयज होते तो कितना अच्छा होता, पीरियड्स की टेंशन ही ना होती। सब बच्चे एकदम एक्साइटेड होके हैंड रेस करके बोलते हैं हाँ मैम कितना अच्छा है, लड़कों को तो कितना बढ़िया है, उनको तो पीरियड्स ही नहीं होते हैं, राइट। तो फिर हम बच्चों से पूछते हैं अगर आपको ये पीरियड्स इतनी ही नापसंद है तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, पीरियड्स को बंद करवा देते हैं, ठीक है। तो आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की की हुई है, अगर हम प्रेगनेंसी कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे लिए पीरियड्स कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम भगवान जी से कोई अर्जी लगा देते हैं, कोई यज्ञ हवन कुछ भी करवा देते हैं, बस पीरियड्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं कि दुनिया में किसी भी लड़की को कोई पीरियड ना आए। तो कितनी गर्ल्स तैयार है ऐसा करने के लिए? कुछ बच्चे एक्साइटेड होके हाथ उठा देते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ी सी समझदार होती हैं, सेंसिबल होती हैं, तो वो हमसे कहती हैं नहीं मैम ठीक नहीं रहेगा अगर हम सारी लड़कियों को पीरियड्स बंद करा देंगे। तो हम पूछते हैं क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर लड़कियों के पीरियड्स बंद हो जाएंगे? तो गर्ल्स कहती हैं कि अगर सारी लड़कियों को पीरियड्स बंद करवा देंगे तो क्या होगा मैम कि हम, शर्मा की कोई बच्ची बोलती है कि मैम फिर तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। हम लोग कहते हैं अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी लड़की अगर मैम मां नहीं बनेगी तो जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि तो आपको क्यों बढ़ानी है जनरेशन आगे, क्यों होना है आपको प्रेग्नेंट? आपने ठेका ले रखा है कि आप दुनिया भर का दर्द भी उठाएंगे हर महीने, फिर डिलीवरी का पेन अलग से उठाएंगे, क्यों करें हम ये सब? नहीं करते ये सब। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, राइट। तो फिर हम पूछते हैं अच्छा इसका मतलब तो हम लड़कियां बहुत ही कमाल के काम कर रहे हैं, मतलब अगर ये पीरियड्स हैं तो ये दुनिया चल रही है, और अगर ये पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो फिर तो पीरियड्स बहुत ही कमाल की चीज हो गए और गर्ल्स भी बहुत ही वंडरफुल हो गई। आप में से कितने एग्री करते हैं इस बात से? आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। यस, आई थिंक सबको लगता है कि पीरियड्स कमाल की चीज है और हमें इस पे शर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें इस पे प्राउड फील होना चाहिए। अच्छा आप इमेजिन करते हैं कि अगर सभी लड़कियों के पीरियड्स आने बंद करवा दिए जाएं और दुनिया खत्म हो जाए, तो कैसी होगी वो दुनिया? जैसे कि डायनासोर्स। आप लोगों ने डायनासोर के असलियत में किसी ने देखे? आई एम श्योर नहीं देखे होंगे। कहाँ देखे हैं? मूवीज में देखे होंगे या हम म्यूजियम में देखते हैं। और कैसे पता चला कि डायनासोर होते थे? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो फॉसिल्स को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और फिर स्टडी के बेसिस पे हमें बताते हैं कि वो कितने, उनकी हाइट कितनी होती थी, वो कैसे दिखते थे, वो क्या करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सपोज अगर ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाए, हम ही खत्म हो जाए, जमीन पर कोई भी इंसान ना रहे, तो क्या होगा? किसी दिन कोई एलियन किसी दूर प्लैनेट से आएगा और वो हमें ढूंढ ढूंढ के वैसे ही निकालेगा जैसे आर्कियोलॉजिस्ट डायनासोर्स को निकालते हैं। और फिर वो ढूंढ ढूंढ के ये बताएगा कि जी ओहो इंसान की दो हाथ होते थे, अच्छा अच्छा दो पैर भी होते थे, तो इस तरीके से होगा, राइट। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। हमें तो आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, हम तो एक्सटेंट हुए ही नहीं, हमारी ह्यूमन रेस तो चलती ही जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लड़की को पीरियड पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसे आज तक बंद होने नहीं दिया। लड़कियां बहुत ही समझदार है। कुछ लोग वेटिंग रूम में, कैन यू प्लीज अलाउ देम? हाँ आई एम जस्ट नमिता। ओके। तो
हम बात कर रहे थे गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही सेंसिबल होती हैं, और उन्होंने पीरियड्स को बंद होने नहीं दिया है। यानी कि दुनिया में हर लड़की, चाहे वो कोई फिल्म एक्ट्रेस हो या कोई बहुत बड़ी लीडर हो या स्पोर्ट्स में हो, कहीं भी हो, सबको पीरियड्स आते हैं और किसी ने भी इसे बंद होने नहीं दिया है। लेकिन एक कॉमन और मजेदार बात पीरियड्स के बारे में ये होती है कि ये होता तो सबको है, लेकिन सब इसको छिपाते हैं, और हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि किसी को पता ना चल जाए। Still more people are in waiting room. तो जैसे ही हमारा पहला पीरियड आता है, हमारे शोल्डर्स पे एक घोस्ट, एक भूत बिठा दिया जाता है और बोला जाता है, ये भूत हमें क्या याद दिलाता है, किसी को पता ना चले। तो किसी को पता ना चलने से भी एक स्टोरी मुझे याद आ गई, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। अभी रिसेंटली रमजान खत्म हुए हैं और कल ही हमने ईद सेलिब्रेट की है। तो आप लोग को पता होगा कि रमजानों में ये होता है कि हमें जब हम रोजा रखते हैं तो दिन भर ना कुछ खाना होता है और पानी भी हम नहीं पी सकते हैं। तो होता ये था कि जब हम स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस में होते थे, तो वैसे तो नॉर्मल डेज में जब हमारे रोजा होते थे तो हम कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हम रोजा नहीं रखते हैं। तो उन दिनों में बड़ी हेजिटेशन होती है सबके सामने में पानी तक पीने में। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी, एक दिन वो कॉलेज आई और सबने पूछा, अच्छा रोजा है? रोजा है? उसने कहा हाँ रोजा है भाई। और फिर कुछ देर बाद मैंने उसे छुप के पानी पीते देखा। मैंने उसको बोला, अरे तुम क्या कर रही हो, तुम भूल गई तुम्हारा रोजा है? तो उसने बोला, शहनाज मेरा ना पीरियड हो रहा है, मैं सबके सामने तो बोल नहीं सकती ना, इसलिए मैंने ये रूल बना के रखा है कि मैं छुप के खा पी लेती हूँ पीरियड वाले दिन में, लेकिन सबको ये बोलती हूँ मेरा रोजा है। यानी कि इस कदर ये पीरियड का भूत हमारे ऊपर बैठा होता है कि हम सारे दिन भूखे प्यासे भी रह जाते हैं, लेकिन छुपाते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये सब किस लिए होता है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, और क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है इसलिए हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर हमारे पास नॉलेज होगी, हमें पता होगा पीरियड से रिलेटेड सारी बातें, तो हमारा एटीट्यूड भी करेक्ट होगा, हमारा बिहेवियर भी करेक्ट होगा और हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। तो ये सारी बातें थी। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अब लग रहा होगा कि पीरियड्स में शर्म वाली कोई बात नहीं है और गंदगी वाली कोई बात नहीं है, तो बात लड़कियां तो वाकई कमाल की है। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी जिसे हम बोलते हैं टीनेज भी बोलते हैं, और किशोरावस्था हिंदी में बोलते हैं, और एडोलेसेंस भी बोलते हैं। आप में से काफी लोग यहाँ पे अडल्ट होंगे आई थिंक, तो और इस फेज से हम सब गुजर चुके हैं। टीनेज में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल के अलावा मेंटल चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन अभी वी विल बी फोकसिंग ऑन फिजिकल चेंजेस। तो ये स्टार्ट होते हैं 9 से 16 साल की उम्र में। यहाँ पे हमने एक एज रेंज दे रखी है 9 to 16, बिकॉज वी आर सिमिलर, वी लुक अलाइक, बट स्टिल वी आर डिफरेंट, क्योंकि हम सबके जीन्स अलग हैं, हम सबके हार्मोन्स थोड़े अलग तरीके के हैं, हमारी बॉडी अलग है, और हमारी लिविंग कंडीशंस, खाना पीना, एवरीथिंग इज एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, इसीलिए किसी में पहले किसी में बाद में ये चेंजेस आते हैं। तो 9 to 16 एक रेंज है गर्ल्स के लिए जिसमें उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, और जनरली 17 to 18 तक सारे चेंजेस हो जाते हैं, किसी में पहले किसी में बाद में। क्या होते हैं ये चेंजेस? पहला तो उनकी हाइट इंक्रीज होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, फेस पर आपके पिंपल्स हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत ज्यादा आपका फेस ग्लो करने लगे, आप बहुत ज्यादा प्रिटी लगने लगे, ऐसा भी होता है। आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पे हेयर आ जाते हैं, आपके जेनिटल्स यानी कि जो प्यूबिक एरिया है वहां पर भी हेयर्स आ जाते हैं। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर कि ये सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं हार्मोन्स पे, आपकी डाइट पे, आपके जेनेटिक पैटर्न पे, राइट? फिर बॉयज के बारे में भी बात करते हैं, बॉयज को क्यों अकेला छोड़ते हैं? तो बॉयज में भी चेंज शुरू होते हैं, और इनका जो रेंज है वो 11 से 18 साल, 11 to 18 ईयर होता है, थोड़ा सा डिले, लड़कियों से थोड़ा पीछे रह गए हैं बॉयज, ठीक है? तो 11 से 18 साल में इनकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं।
बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं? बॉयज और गर्ल्स के चेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उनकी भी हाइट जो होगी वो इंक्रीज होगी, मसल्स थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, कुछ को पिंपल्स भी आ जाएंगी, वॉइस थोड़ी सी डीप और हार्श हो जाएगी, भारीपन आने लगेगा, अंडर आर्म्स पे हेयर, फेस पे हेयर, चेस्ट पे हेयर, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके साथ ही साथ इनकी भी जेनिटल्स जो होते हैं वो थोड़े एक्टिव होने लगते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं। और दो चीज आपको दिखाई दे रही होगी इसमें, ejaculation एंड वेट ड्रीम, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही पीरियड्स हो रहे हैं, बॉयज में भी कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। 3 E's आपको याद रखना है बॉयज के बारे में, इरेक्शन, एमिशन एंड इजैकुलेशन। ठीक है? इरेक्शन क्या होता है? जब बॉयज की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप ही बॉयज में उनका जो पेनिस होता है उसमें इरेक्शन आता है, मतलब ब्लड फ्लो हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं इरेक्शन। तो ये थोड़ी देर के लिए इट हार्ड होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, एंड इट इज इनवॉलेंट्री, अपने आप होता है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं इरेक्शन। और ये इरेक्शन मॉर्निंग में ज्यादातर होता है, अराउंड 5-6 बजे कुछ ऐसा ही। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग वुड। बट आपको ये चीज याद रखनी है, जरूरी नहीं है ये सब। सेकेंड इज एमिशन। आप लोगों ने शायद सुना हो नाइटफॉल या वेट ड्रीम या नॉकटर्नल एमिशन के बारे में। क्या होती हैं चीजें? कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो यंग बॉयज होते हैं, टीनेज बॉयज होते हैं, उनको सोते समय कुछ ड्रीम देखते वक्त, या हो सकता है उन्होंने ड्रीम ना भी देखा हो, उनको इरेक्शन होता है और उनका अपने आप ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नाइटफॉल का होना, एंड दिस इज नॉर्मल। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अब हम क्या कहते हैं आगे हम हमारी जनरेशन नहीं बढ़ पाएंगी, इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल होता है। थर्ड इज इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में आपका आता है मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन में क्या होता है कि इसमें आप मैनुअली, मतलब ये वॉलंटरी होता है, इसमें आप मैनुअली अपने जेनिटल्स को टच करके प्लेजर फील करते हैं और डिस्चार्ज भी करते हैं, इसे बोलते हैं मास्टरबेट करना। और दो चीज कॉमन है नाइटफॉल और मास्टरबेशन में, कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही को नाइटफॉल हो सकता है और दोनों ही मास्टरबेट करते हैं। तो इट इज नॉर्मल। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है देन यू आर नॉर्मल, अगर आपको नाइटफॉल नहीं हो रहा है देन अगेन यू आर नॉर्मल। दोनों ही कंडीशन में एब्सोल्युटली आप नॉर्मल। और मास्टरबेशन भी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं कर दिया आपने। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं। आपको गिल्टी फील करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मास्टरबेशन नॉर्मल होता है। लेकिन याद आपको ये रखना है कि एक लिमिट में हो कोई भी चीज, क्योंकि लिमिट क्रॉस करके होती है तो वो अच्छी नहीं होती है, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं 1 कप चाय दूंगी तो उसमें 1 चम्मच चीनी दूंगी, आप पी लोगे। 2 चम्मच चीनी डालूंगी फिर भी आप पी लोगे। अगर मैं 10 चम्मच चीनी डाल दूंगी तो वो आपके लिए जहर हो जाएगी, आप उसे नहीं पी सकते। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक लिमिट में हो। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है कुछ, आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा नाइट फॉल हो रहे हैं, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है नाइट फॉल पे, तो क्विकली हम इसको देख लेते हैं। Psst, over here! Hey, how's it going? I'm a dream. I take on a lot of forms, but trust me, we've met before. There are all sorts of dreams. Flying dreams, dreams where you're a famous pop singer, dreams where you're trying to run, but you can't get anywhere. You know that one, right? I don't want to brag, but we're basically a dream team. And now that you're hitting puberty, you might meet a new kind of dream. A wet dream. No, not that kind of wet dream. Get out of here, Ollie. Sometimes a scary dream can get your heart racing. But a wet dream affects other body parts. If you have a penis, you might ejaculate semen. It's called a nocturnal emission. In other words, whitish fluid might come from your penis during the night. And if you have a vulva, your vagina might get wet and lubricated, which means slippery. A wet dream might be about something of a sexual nature, or you might not even remember what you dreamed about.
except that it felt good. Not everyone has wet dreams, but a lot of people do. They may happen often or just sometimes. It's all totally normal. You might wake up wondering what the heck happened. Relax, you didn't pee your bed, it's only semen. Just bundle up your sheets and toss those underwear in the laundry. Remember, you can't control your dreams. I do what I want. So, you definitely should not feel guilty or embarrassed about having a wet dream. Wet dreams are a natural part of development and a normal part of growing up. So dream on, kid. And now, I pass the floor to my good friend, Daydream. Take it away, Dee Dee. The daytime is all yours. I hope you enjoyed it. थोड़ी नॉलेज भी आपकी इंक्रीज हुई होगी. तो अब बात करते हैं पीरियड्स के बारे में, जो कि मैं अभी तक आपको बता रही थी कि पीरियड्स के बारे में बहुत कुछ सोचा है जानने के लिए. क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम जो इसकी कोर नॉलेज है वो अब शुरू करते हैं. तो पीरियड स्टार्ट होने की उम्र होती है 9 से 16 साल, यानी कि जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है वही एज आपकी ये रेंज है 9 से 16 साल. और अगर आप 17 साल के हो गए हैं फिर भी आपको पीरियड नहीं आया है, या फिर आप 9 साल से पहले ही आपको पीरियड आ रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशंस एबनॉर्मल है. तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है. लेकिन 9 से 16 के बीच आप वेट कर सकते हैं. आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अच्छा उसकी बेटी को तो 12 साल में हो गया, मेरी बेटी तो 14 साल की हो गई, अभी तक हुआ ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो आप घबराइए मत. 16 साल तक 17 साल तक आप देख सकते हैं. 17 साल में लगने के बावजूद नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं. फिर अब एक सवाल ये होता है कि पीरियड को आखिर हम पीरियड क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते. पीरियड को पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक निश्चित अंतराल, एक डेफिनिट इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में क्लासेस होती हैं. अगर सपोज 8 बजे मॉर्निंग आपकी मैथ्स की क्लास होती है और 40 मिनट के लेक्चर के बाद आपका इंग्लिश का लेक्चर शुरू होता है, तो इट रिपीट्स इटसेल्फ एवरी डे. मतलब एवरी डे आपके साथ ये होता है कि 8 बजे आपका मैथ्स का लेक्चर है और 8:40 पे आपका इंग्लिश का लेक्चर है. तो इसीलिए हम उन्हें हिंदी का, मैथ का पीरियड और इंग्लिश का पीरियड कहते हैं. सिमिलरली पीरियड्स को भी पीरियड्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिपीटेटिवली होते हैं और डेफिनेट इंटरवल पर होते हैं. अब बात करते हैं माहवारी चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल की इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका साइकिल कितने दिन का है. मतलब उन्हें ये लगता है बस हर महीने कभी भी पीरियड आ जाएगा. साइकिल क्या है, क्या होता है, पीरियड ट्रैकिंग कैसे करते हैं, मेरा पीरियड कब आना चाहिए, नहीं आया तो क्या मुझे टेंशन होने की जरूरत है या मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये नॉलेज हमारे पास नहीं होती है. पीरियड ट्रैकिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले मैं बता देती हूँ क्या होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर है अप्रैल का, जिसमें 2 तारीख को अगर आपका पीरियड स्टार्ट होता है और कुछ दिन चल के खत्म हो जाता है 6 तारीख को, और 26 तारीख को 26 को आपको फिर से पीरियड शुरू हो जाता है. तो स्टार्ट काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, फर्स्ट डे से. फर्स्ट पीरियड ये जो 2 तारीख आपकी है, यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट जो पीरियड है उसके पहले वाला दिन यानी कि 25 तक हम इसे काउंट करेंगे. कितने दिन हो जाते हैं, 24 डेज. तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया यहाँ पे 24 डेज का. तो इस तरीके से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करें कि अप्रैल मंथ में 2 तारीख को भी आपका पीरियड आ गया और 26 को भी आ गया, यानी कि आपको एक ही महीने में 2 बार पीरियड आ गया है. तो ऐसे में क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक ही महीने में 2 बार पीरियड आ गया, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, अरे मैं कमजोर हो जाऊंगी, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती हैं. तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अप्रैल मंथ में 29 अप्रैल को आपका पीरियड आता है, मई मंथ में आपको पीरियड नहीं आता है, और फिर जून मंथ में 2 जून को आपको फिर से पीरियड आ जाता है. तो अगर हम 29 से काउंट करते हैं 1 जून तक, तो आपका पीरियड होता है 34 डेज का. एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, राइट. जबकि आपका पूरा मई मंथ, अगर आप नोटिस करें कि ये मई मंथ जो है पूरा स्किप हो गया है, यहाँ पे आपके पीरियड्स नहीं आए हैं. तो यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे 2 महीने हो गए, एक ही बार पीरियड आया है, ऐसा तो नहीं है मुझे खून की कमी हो गई है, अनीमिया हो गया है.
तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही सिचुएशन जो है नॉर्मल थी, 24 डेज वाली भी और ये 34 डेज वाली की। तो आपको बॉदर नहीं होना है कि इफ यू आर गेटिंग योर पीरियड ट्वाइस इन 1 मंथ और वंस इन 2 मंथ, दोनों ही कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रेंज ध्यान रखनी है, 21 से 35 डेज। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से 35 डेज के बीच चल रहा है तो फिर आप एकदम नॉर्मल हैं। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि एक ही महीने में 2 बार आ गया या फिर 2 महीने में 1 बार आया है। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जनवरी में अगर आपको 2 जनवरी को आता है और फिर 22 को दोबारा आ जाता है तो पीरियड साइकिल 21 डे का हुआ, यानी कि 1 मंथ में 2 बार आ गया, नॉर्मल है क्योंकि 21 डेज। अब अगर आपको 2 तारीख को आता है और उसके बाद डायरेक्ट 6 फेब को आता है तो आपका पीरियड साइकिल हो जाता है 35 डेज का। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है 21 to 35। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, 45 डेज तक का भी हो सकता है। क्या कंडीशंस हो सकती है कि जो आपके बिगिनिंग ईयर्स होते हैं, जो इनिशियल ईयर होते हैं पीरियड्स के, यानी कि जब आपकी मेनार्क शुरू हो रही है, वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होते हैं। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके 2-2 महीने तक के स्किप हो जाते हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये रूल याद रखना है कि इनिशियल 2 इयर्स में एक पैटर्न सेट होता है और तब तक आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। तो 45 डेज तक का स्ट्रेच अगर हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है कि जेनेटिक पैटर्न, अगर मेरी मम्मी को भी 40 डेज में या 42 डेज में या 45 डेज में पीरियड्स होते थे या मेरी दादी नानी को होते थे तो मुझे भी हो सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं कि आपके बिगिनिंग ईयर्स हो या फिर आपका जेनेटिक पैटर्न वैसा हो। हमें ध्यान ये रखना है कि ये रिपीट हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस पैटर्न को सेट करके। और 2-3 दिन का आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। सपोज आपको जनवरी में 2 तारीख को आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि फरवरी में 2 को ही आए, 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, थोड़ा सा शिफ्ट चलता है। फिर हम बात करते हैं कि कितनी पीरियड में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है और कितनी एबनॉर्मल है, लोगों को ये पता नहीं होता है। तो इसकी भी हमारे पास रेंज है 2 to 8 डेज। अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से कम हो रही है या फिर आपकी ब्लीडिंग 8 दिन से ज्यादा हो रही है तो ये एबनॉर्मल है, और अगर ये 2 to 8 के बीच में है देन दिस इज नॉर्मल। एक चीज अगर आप इस डायग्राम में नोटिस करें कि ये जो हमने ब्लॉट्स दिखाए हैं, यहाँ पे ड्रॉप्स दिखाए हैं ब्लड के, इनका साइज भी डिक्रीज हो रहा है और ये ब्लर भी होती जा रही है। यहाँ पे हम ये शो करना चाहते हैं कि आपके ये जो ब्लीडिंग डेज हैं इनमें आपकी ब्लीडिंग धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट डे सिर्फ स्पॉटिंग होती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, सेकंड डे बहुत ज्यादा होती है, थर्ड डे भी ज्यादा होती है, लेकिन फोर्थ डे से सबकी लगभग डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हमें याद ये रखना है कि फोर्थ डे के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग डिक्रीज नहीं हो रही है और आप उतने ही पैड्स यूज कर रहे हैं जितने आप पहले करते थे, विच मीन्स दिस सिचुएशन इज अलार्मिंग और आपको क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब पीरियड्स क्यों होते हैं, जैसा कि मैंने स्टोरी शेयर की थी कि लोगों को पता ही नहीं होता, सारी जिंदगी बीत जाती है कि पीरियड्स होते क्यों है। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, साइंस होती है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो पीरियड्स के पीछे क्या रीजन है जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं क्या है। जो फीमेल्स होती हैं यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें शुरू से ही भगवान ने एक सिस्टम दिया हुआ है, उन्हें एक अनोखा एक ऑर्गन दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं यूटेरस। इंग्लिश में यूटेरस कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं गर्भाशय, और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे बोलते हैं बच्चेदानी। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज होता है। इसके अलावा आपके पास होते हैं एक पेयर ओवरी, आप देख सकते हैं ओवरी। किशोर बनर्जी की है भाई। प्लीज आप लोग म्यूट कर दें अपने आप को, जो भी अनम्यूट है। शहनाज आप अपने एंड पे म्यूट कर दो। अरे ओके राइट, तो आपके पास होता है यूटेरस। उसके अलावा आपके पास एक पेयर ओवरीज होते हैं
और ये जो आपको ट्यूब वाली स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, राइट। और ये कनेक्टेड होते हैं आपके ओवरीज से और आपके यूटेरस। अब जो आपके ये जो ओवरीज होते हैं इन्हें आप एक बैंक की तरह समझिए। जैसे कि आप छोटे बच्चे होते हैं सपोज, और आपके पेरेंट्स आपके लिए बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कर देते हैं जो आपको कब मिलेंगे, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि आप 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे तब मिलेंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं उसी वक्त से हमारी ओवरीज में एग्स होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते हैं। वो एक्टिव कब होगा, जब हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक सिस्टम है, हमारे पास ब्रेन है जिसमें एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां से हार्मोन रिलीज होगा। ये हार्मोन मैसेज पहुंचाता है ओवरी को कि अब टाइम आ चुका है, आपको क्या करना है, एग्स रिलीज करना है। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि मेल के पास स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के पास ओवाज होते हैं, और इनके मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है और उसके बाद बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब ये ओवरी से आपके एग्स रिलीज होते हैं यहाँ से, तो ये फैलोपियन ट्यूब्स इन्हें कैप्चर कर लेती है। यहाँ से ये ओवर्स ट्रैवल होता है। कभी कभी आपने सुना हो फेलोपियन की बच्चा नली में फंस गया है, तो ये वही नली होती है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, राइट। तो अब ये जाइगोट क्या होता है, यहाँ से ट्रेवल करता है। इसी समय अब आपके ये जो यूटरस है, इसकी यूटरस की अगर आप ये देखें इनर वॉल्स, इन्हें हम बोलते हैं यूटेराइन मेम्ब्रेन या अंदरूनी सतह, या नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूं, आम बोलचाल वाली भाषा में, कि गर्भाशय की झिल्ली या थैली, थैली वर्ड भी आपने सुना होगा शायद। तो ये जो झिल्ली या थैली या मेम्ब्रेन या एंडोमेट्रियम, इसका साइंटिफिक नेम भी है, ये क्या करती है, थिक हो जाती है उस वक्त और ब्लड से फिल हो जाती है, ब्लड एंड टिश्यू से। अब इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मैं एक बीज दूं और मैं बोलूं कि इससे आपको एक पूरा प्लांट ग्रो करना है, तो आप उस सीड का क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे? नहीं, आप उसे मिट्टी में दबा देंगे, इसलिए कि उसको वहां पे मिट्टी में खाद मिलेगा, पानी मिलेगा और वो ग्रो कर जाएगा। सिमिलरली जो आपका ये जो जाइगोट है, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसको वो पूरा न्यूट्रिशन वाला एटमॉस्फेयर चाहिए, और ये एटमॉस्फेयर कौन देता है, यूटेरस, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस हर महीने चलती है, यानी कि हर महीने एग रिलीज होगा, हर महीने ये मेम्ब्रेन जो होगी थिक हो जाएगी और प्रिपेयर करेगी कि फीटस आए, जाइगोट आए और अटैच होकर डेवलप हो। तो इसे ये पूरा आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सपोज दो कंडीशंस हो सकती हैं। हमारी बॉडी तो ऑटोमेटिक होती है, सब कुछ अपने आप चलता है। सपोज आपने इंटरकोर्स नहीं किया है और स्पर्म नहीं आता है, तो क्या होगा? अगर स्पर्म आता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बेबी फॉर्म होने लगता है आपके यूटेरस में। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो बॉडी है फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर आ गया है तो वो यूरिन के फॉर्म में चला जाएगा। अगर आपकी बॉडी में सपोज फूड एक्स्ट्रा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो स्टूल के फॉर्म में निकल जाएगा। केमिकल्स टीयर्स के साथ निकलते हैं, स्वेटिंग के साथ निकलते हैं, विच मीन्स जो भी चीजें जिनका यूज नहीं है वो क्या होती है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है इसका कोई काम नहीं है, और साथ ही ये जो अनफर्टिलाइज एग ट्रेवल करके आया हुआ है इसका भी कोई काम नहीं है। तो अब क्या होगा, हमारी बॉडी से इसको यूटेरस बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के लिए यूटेरस के पास कोई हैंड तो है नहीं कि स्क्रैच यूं करे और निकाल दे बाहर। तो उसके लिए प्रोसेस ये होती है कि यूटेरस, अगर आपने देखा हो खुद अपने आप को झंझोड़ेगा। झंझोड़ने का मतलब है, अगर आपके पास सॉस की बॉटल हो, आपने यूज की हो, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, बॉटल से सॉस निकालने के लिए इसको स्क्वीज करते हैं, ठीक है। हम स्क्वीज करते हैं और सॉस बाहर आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस हमारे यूटेरस के अंदर चलता है। वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ये जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो
और एग्स जो हैं जो अनफर्टिलाइज हैं, एग्स हैं और ये मेम्ब्रेन है, ब्लड है, वो सारा बाहर बॉडी के निकल जाए, क्योंकि अगले महीने हमारी बॉडी खुद को फिर से प्रिपेयर कर लेगी, नया एग रिलीज होगा, नई मेम्ब्रेन बन जाएगी, इसलिए इसको हम निकाल देते हैं बॉडी से। और इसी ब्लड को आप हर महीने देखते हैं अपनी पैंटी पर। ये जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, झिल्ली होती है और खून होता है, इसका जो मिक्सचर होता है, इसे आप अपनी पैंटी पे ब्लड के रूप में देखते हैं और यही आपका क्या होता है, पीरियड्स होता है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जिस झिल्ली में हमारा वो जो एग है, जो फर्टिलाइज एग है, पल भर के बड़ा हो रहा है, जिसमें वो डेवलप होके एक फीटस से एक बेबी में बदल रहा है, जिस खून से नरिशमेंट लेकर आप अपनी पहली धड़कन लेते हैं, क्या वो खून गंदा हो सकता है? एक क्विक पोल हो जाए यहाँ पे, आई थिंक आप लोग अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि क्या वो खून गंदा हो सकता है। थम्स अप करके बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो खून इम्प्योर नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि क्योंकि ये खून अगर गंदा है तो हम सारे ही गंदे हैं, क्योंकि हम भी इसी खून से बने, और अगर खून ही प्योर नहीं है तो हम में से कोई भी प्योर नहीं है, राइट? क्या आप में से किसी ने आसमान से कोई रस्सी लटकी हुई देखी है कि कोई रस्सी हो और कोई सीधे से उतर के आ गया हो? ऐसा तो नहीं होता है। सब किस प्रोसेस से आते हैं? इसी प्रोसेस से आते हैं। सब कभी एक एग होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो यूटेरस में जाते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड में उनका नरिशमेंट होता है और फिर वो बेबी बन के आते हैं, विच मीन्स हम सब इसी ब्लड से बन के आए हैं। और दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मौलाना हो, फादर हो या कोई पंडित पुजारी कोई भी हो, वो हर शख्स इस दुनिया में अपनी माँ के गर्भ से आया है और सब ने इसी मेंस्ट्रुअल ब्लड से अपनी धड़कन ली है। तो आगे से अगर कोई हमें ये सिखाता है कि जी आपको पीरियड्स हो रहे हैं और आप तो अपवित्र हैं, आप तो इम्प्योर हैं, अनटचेबल हैं, तो हम उन्हें जवाब दे सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप भी तो इसी ब्लड से आए हैं, राइट? फिर आगे हम बात करते हैं पीरियड्स के समय होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीरियड्स के समय, तो बहुत ही कॉमन है पेट में दर्द होना, या आपकी जो काफ मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगता है, या फिर आपके जो ब्रेस्ट हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, हल्का दर्द होता है, ये सारी चीजें होती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इनको हम बोलते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कई सारे सिम्टम्स का दिखना। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत लोगों को प्लेट में ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको वेट अपना ज्यादा लगता है, सर में दर्द हो सकता है, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है आपको क्रेविंग्स हो, बहुत चीजें खाने का मन करे या बिल्कुल ही खाने का मन ना करे। इरिटेशन तो ऑलमोस्ट सभी को होता है, मूड स्विंग्स सबके हो ही जाते हैं, कुछ तो रोने भी लगते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं पीएमएस, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और जरूरी नहीं है कि सबको ये सारे एक साथ ही हो, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। पीरियड में दर्द क्यों होता है? ये सवाल बहुत ही कॉमन है, सब लोग जानना चाहते हैं आखिर भाई दर्द होता क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूटेरस है वो यूटेराइन मेम्ब्रेन को जब शेड करता है, उसको शेड करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमें दर्द होता है। और क्योंकि इनिशियल जो डेज होते हैं उसमें हमारी लेयर को ब्रेक करने के लिए वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए शुरुआती दिनों में हमें ज्यादा दर्द होता है। अब दर्द है तो करें क्या भाई? इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेज करने के लिए अगर आपके घर में आपने DIY यूज कर रखे हैं, मम्मी ने आपको बोला है कि चाय पी लो या गुड़ वाली चाय बना लो या फिर हल्दी वाला दूध पी लो, या कुछ भी आपको घरेलू जो नुस्खे कहलाते हैं, अगर आपने वो आजमाए हैं, आपको सूट करते हैं, तो यू कैन कैरी ऑन विद दैट। और जो चीज आपको फायदा कर सकती है, गर्म पानी की सेक हम लोग करते हैं थैली से, तो वो आप कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली, इससे क्या होगा, आपके मसल्स में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। फिर क्या डाइट हो, लोगों का ये भी सवाल होता है किस तरह का फूड खाना चाहिए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज नहीं खानी है या वो चीज खानी है।
आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि फैट हुआ, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, या आपके जंक फूड है या स्पाइसी फूड है, मीट अल्टरनेटिव्स, इन्हें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। फ्रूट वेजिटेबल्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सरसाइज से हेल्प होता है, आपको पेन थोड़ा कम होता है। फिर एक सवाल लोगों के मन में आता है, अच्छा दवाई ली जा सकती है? बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि दवाई लेने से हो सकता है आप स्टेराइल हो जाएं, तो दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड में दवाई ली जा सकती है। अगर आपका सपोज आपका कोई एग्जाम है या कोई कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप क्यों उसको रूल करेंगे, राइट? तो आप दवाई ले सकते हैं, हाँ, लेकिन आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें और सही दवाई लें। और जितनी भी गर्ल्स ये आपको दिखाई दे रही होंगी तस्वीरों में, सानिया मिर्जा है या साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, इन सब लड़कियों ने अपनी बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत की है। और क्या इन सबको पीरियड्स नहीं होते? सबको होते हैं, लेकिन किसी ने ना ये शर्म की वजह से रुकी और ना ही ये दर्द की वजह से रुकी, क्योंकि इन्हें मैनेज करना आता है। एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया, सफेद पानी भी बोलते हैं। तो बहुत बार बच्चों को जब ये शुरू होता है तो लोगों को लगता है हमें कोई बीमारी हो गई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। वाइट डिस्चार्ज जो क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसे लिकोरिया भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, आपका जो वजाइना होता है और जो यूटेरस होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एक फ्लूइड को फॉर्म करती हैं। क्योंकि पीरियड्स के दिनों में आपका सर्विक्स ओपन होता है, तो वहां से कोई भी इंफेक्शन, कोई भी जो फॉरेन बैक्टीरिया है या फॉरेन मटेरियल है वो अंदर जा सकता है, राइट? तो कोई फॉरेन मेड बॉडी अंदर ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये वाइट डिस्चार्ज हमारी सर्विक्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके बारे में हमें लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपके वाइट डिस्चार्ज के साथ 5 चीजें ये हो रही हैं, यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, तो आप फिर ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो वो 5 सिम्टम्स क्या होंगे? खुजली यानी कि इचिंग हो रही हो, जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हो, फाउल स्मेल, बदबू आती हो उसमें, या फिर उसका कलर चेंज हो के ब्राउनिश, ग्रीनिश, पिंकिश कुछ ऐसा हो जाए, या फिर आपको लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे सिम्टम्स एक साथ हो रहे हो, इनमें से कोई भी अगर एक भी आ रहा है आपके वाइट डिस्चार्ज के साथ, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। फिर एक चीज और होती है, रैशेस या हिंदी में बोलते हैं जांग लगना। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है, स्पेशली जो हमारे बिगिनिंग ईयर्स होते हैं, शुरुआत में जब लड़कियां स्कूल में होती है, तो ये रैशेस बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। मुझे भी हो गई थी कई बार, और वो इसलिए होता था कि हम चर्म की वजह से पैडी चेंज नहीं करते हैं, फिर गीलापन हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है और रैशेस आ जाते हैं। तो रैशेस से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को यूज कर देते हैं। कोकोनट ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोकोनट ऑयल 3 दिन हो गए फायदा नहीं कर रहा है, तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ले सकते हैं, कोई अच्छी ट्यूब वगैरह यूज कर सकते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, 2 चीजें, साफ और सूखा, ड्राई एंड क्लीन। आपका जो पैड है वो भी ड्राई हो, मतलब उसकी गीलापन ज्यादा ना हो, आपको लगे गीला हो गया है, 4 से 6 घंटे में प्लीज उसे चेंज करें। और आपकी पैंटी पे अगर कोई स्टेन आ गया है तो आपको पैंटी भी चेंज करनी होगी। तो ये आपका एक मूल मंत्र है, साफ और सूखा। फिर पीरियड्स में हम कुछ टिप्स हैं, किन चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो हम उन्हें अच्छे से हाइजीनिकली मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4 से 6 घंटे हमें याद रखना है। 4 to 6 आवर में आपने पैड यूज कर रहे हो या आप कपड़ा यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, आपको उसे चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, डिस्पोजल, यानी कि आप अपने मेंस्ट्रुअल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर अगर आप जाएंगे पब्लिक प्लेसेस पे, लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं या और भी जगह होती हैं, बस डंप करके चले जाते हैं, हम खुला छोड़ के चले जाते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा वो इन्फेक्शन फैलाता है। सपोज आपने उसको
यूं ही फेंक दिया तो क्या होगा, उसे कोई कुत्ता ले जा सकता है, या हो सकता है कोई और जानवर उसको बाकी कचरे के साथ खा जाए, या ये भी हो सकता है कि उसपे फिर फ्लाइज बैठे और वो फ्लाइज घूम फिर के इन्फेक्शन लेके वापस हमारे पास आ जाए, या ये भी हो सकता है कि जो आपके सैनिटाइजेशन वर्कर हैं अगर वो आपके घर से लेके जाते हैं खुला हुआ ऐसा मेंस्ट्रुअल वेस्ट, तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें क्या चीज याद रखनी है, ऑलवेज रैप इट इन अ पेपर। आपका जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, रैप योर मेंस्ट्रुअल वेस्ट इन अ पेपर, और इफ इट इज पॉसिबल पुट अ रेड डॉट। रेड डॉट अगर आप उस पे लगाते हैं तो वो सिंबल ये होता है कि ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट है। तो जो आपके जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स होते हैं उनको पता चल जाता है, जब वो सेग्रीगेशन करेंगे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का, तो उन्हें पता होता है कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, तो उसे सेपरेट कर लेंगे, तो उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। और ऑलवेज व्हेन यू थ्रो इट इन अ डस्टबिन व्हिच हैज अ लिड, मतलब कवर्ड होना चाहिए आपका डस्टबिन, ठीक है, ताकि ये कहीं पे फैल ना सके। तो इस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। फिर आपको जो चीज याद रखनी है कि अगर आप कपड़े यूज कर रहे हैं उसे रीयूज करते हैं वॉश करके, तो प्रॉपर वॉश करने के बाद आपको उसे सनलाइट में ड्राई करना है। या आपकी पैंटी स्टेन हो गई है तो उसको भी वॉश करके आपको सनलाइट में ड्राई करना है। यूजुअली क्या होता है, वही शर्म और झिझक और जो भूत हमारे सर पे होता है, हम क्या करते हैं पैंटी वगैरह जब हम सुखाने जाते हैं उसके ऊपर 4 कपड़े और लाद के आते हैं। क्यों? किसी को पता ना चले। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे लिए सिक्योरिटी, हमारी जो हाइजीन है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने कपड़ों को अच्छे से सनलाइट में ड्राई करना है। फिर हमारे पास पीरियड को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट है जो हम लोग सची सहेली में यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 5P पाउच। 5P पाउच इसलिए क्योंकि इसमें 5 जो आइटम होते हैं सारे पीसेस स्टार्ट होते हैं। पैच, पैंटी, पेपर जिसे हम रैप करने के लिए यूज करते हैं, पेपर सोप, और लास्ट इज पेपर बैग। पॉलिथीन अब हम यूज नहीं करते जब से बैंड है। और मेरे पास एक बेटर पिक्चर है, ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज योर 5P पाउच। तो सपोज आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप अपने स्कूल में जा रहे हैं और आपको पैड की जरूरत है, पैड चेंज करना है आपको, तो आपके पास पैड होता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। फिर आपको जो आपका मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसे थ्रो करना है, तो आपके पास ये पेपर रैप मौजूद है, आप रैप करके फेंक सकते हैं। आपकी पैंटी पर अगर स्टेन आ गया है तो आपके पास पैंटी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यूज्ड पैंटी है जिस पे स्टेन आ गया था उसको आप अपने पेपर बैग में रख सकते हैं। और सबसे एंड में आपके पास होता है पेपर सोप, जिससे आप अच्छे से अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। एंड दिस पाउच इज वेरी हैंडी, छोटा सा होता है, क्यूट सा, और देखने में भी अच्छा लगता है। आप कहीं भी इसे अपने पर्स में रखें, बैग में रखें, आराम से कैरी कर सकते हैं। विच मीन्स आप बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, जितने साफ आप जाते हैं उससे ही ज्यादा साफ आप वापस आते हैं। ना आप कुछ गंदा करते हैं और ना आप कुछ गंदे होते हैं। इट्स वेरी हैंडी। और मैं बोलूंगी कि इस बार 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे आप चाहें तो आपकी छोटी बहनों को या फिर घर में डॉटर है उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की। आजकल हर चीज की चॉइस होती है। अगर हम कपड़े खरीदते हैं अपनी चॉइस से खरीदते हैं, कोई हमें ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना है, क्रीम खरीदनी है, फेस वॉश खरीदना है, तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स देखते हैं, उनके प्राइसेस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले डिस्पोजेबल पैड्स, जो नॉर्मल पैड्स हम लोग यूज करते हैं, और ये 3 साइज में आते हैं, आपको पता होगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो जैसा भी आपको सूट करता है आपकी ब्लीडिंग के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कलरफुल, इन्हें हम बोलते हैं क्लॉथ पैड्स, और ये वॉशेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें ये टच बटन मौजूद है, जो इस तरीके से पैंटी पे स्टक होगा, तो ये हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। इसको ये रीयूजेबल है, इसे आप आराम से वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स। शायद आप में से कुछ लोगों ने यूज भी किया हो। ये सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन रबर के, और इसे सिलिकॉन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कंपैटिबल होता है। बॉडी उसे फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती है, आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं।
और ये एब्जॉर्बेंट नहीं है, इसमें आपका ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि कलेक्ट होता है। और इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपको स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठना है, सपोज दिस इज योर वजाइना, तो आपको इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने का तरीका क्या है, उसको फोल्ड करें आप, सी शेप फोल्ड, और भी फोल्ड होते हैं, आप यूं इस तरीके से इंसर्ट करते हैं एंड जब आप उसे छोड़ते हैं तो सक्शन क्रिएट करता है और सक्शन क्रिएट करके उसमें फिट हो जाता है, आपका ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाता है। 4 से 6 घंटे जैसे भी आपकी ब्लीडिंग हो, एज पर योर फ्लो आप इसको क्या करें, रिलीज करें। रिलीज करने के लिए आप स्टैम्प पकड़ के रिलीज कर सकते हैं, और अगर स्टैम्पलेस है तो आपको थोड़ा सा पिंच करना है, वो आसानी से बाहर आ जाएगा। फिर आप इसको एम्पटी करें, रिंस करें और दोबारा इंसर्ट कर लें। और लास्ट में जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो आप उसको अच्छे से पानी में बॉईल करके स्टेरिलाइज करें और जो भी इसका पाउच है उसमें रख लें। तो ये पूरा तरीका होता है। नाउ ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ चौक या बत्ती जैसा, इसको हम बोलते हैं टैम्पून्स। तो टैम्पून्स भी आप में से कुछ लोगों ने यूज करे होंगे। टैम्पून्स भी इनका भी तरीका वही होता है, इनको कैसे यूज करना है, स्क्वाटिंग पोजीशन में आप बैठेंगे और आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। और पोजीशन में आपका तो लेग्स अपार्ट करके बैठ सकते हैं या टॉयलेट सीट पे एक पैर रख के एक पैर नीचे रख के आप इसको अगर इंसर्ट करते हैं तो ये इजीली इंसर्ट हो जाता है। और बाहर निकालने के लिए इसमें ये आपको थ्रेड दिखाई दे रहा होगा, इसके जरिए आप बाहर निकाल सकते हैं। इसके मामले में बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि ये हाइमन को ब्रेक कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी हाइमन को ब्रेक नहीं करता। तो आप वर्जिन हो या आप मैरिड हो, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिसकंसेप्शंस की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमारे एटीट्यूड में एक चीज आती है, रेस्ट्रिक्शंस हम पे बहुत लगा दिए जाते हैं, बहुत सारी पाबंदियां हमारे ऊपर इम्पोज कर दी जाती हैं, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होती है ये पाबंदियां और क्यों होती है पाबंदियां, पहले तो देख लेते पाबंदियां क्या है। खेलो कूदो मत, ये मना कर दिया जाता है। और क्या क्या होता है, घर में आप खाएंगे नहीं, आपको अलग किचन से अलग कर दिया जाता है, किचन में आप खाना नहीं बना सकते। और कुछ चीजें आपको खाने को मना कर दी जाती है और जिसमें नंबर 1 पे अचार टॉप लिस्ट में आता है। अचार तो खाना ही नहीं है, अचार खाने के लिए मना कर दिया जाता है। कहीं जाइए मत, घर पर ही रहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीजें होती क्यों है। स्टार्ट करते हैं पुराने दिनों से। पुराने दिनों में क्या होता था, मैं महाभारत के दिनों थोड़ा याद दिलाऊंगी। अभी सारे सीरियल्स रिपीट भी हो रहे थे तो हो सकता है आप लोगों ने दोबारा से देखा हो। महाभारत के दिनों में आपने देखा होगा, पहले के जमाने में लोगों के पास जो क्लोथ्स होते थे वो स्टिच करने की टेक्निक नहीं थी। तो हम कैसे करते थे, उन्हें एक वेस्ट के अराउंड हमने रैप कर लिया एक कपड़ा, एक कपड़े से हमने अपना चेस्ट कवर किया और एक पे दुपट्टा वगैरह ओढ़ लिया, साथ में कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह गर्ल्स ने डाल लिए, बॉयज ने अपने वाले डाल लिए। तो ये उनका अटायर होता था। तो इस तरीके से हम कपड़े पहनते थे, यानी कि हमारे पास पैंटी नहीं होती थी, और पैंटी नहीं है तो पैड्स वगैरह तो होते ही नहीं थे। विच मीन्स कि जब आप मेंस्ट्रुएट करते थे उस वक्त तो आपका ब्लड जो था वो गिरता रहता था, ठीक है। अब महाभारत में फिर से आ जाते हैं। महाभारत में अगर आपको चीर हरण का सीन याद हो तो उसमें जब द्रौपदी को चीर हरण के लिए दुशासन लेकर जाता है तो द्रौपदी उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे में कहाँ लिए जा रहे हो, ऐसे में तो मैं अपनों को बड़ों को नमस्कार भी नहीं करती जिस अवस्था में मैं अभी हूँ। विच मीन्स वो बताने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे अभी पीरियड्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने क्या किया था उस वक्त, वो तो खैर राजकुमारी थी। जो नॉर्मल लोग होते थे वो ये करते थे कि पीरियड्स में लड़कियों को अलग किसी जगह पर रखते थे। पीरियड्स वाले दिन में सपोज एनिमल शेड्स होते हैं, काउ शेड्स होते हैं, उसमें उनको रख देते थे ताकि उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड गिर रहा है, उससे घर में इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर उन्हें घर में रखा जाता था तो लोगों को इन्फेक्शन होता था। इन्फेक्शन वर्ड वहां पे लोगों को पता नहीं था, उन्हें बस ये लगता था कि लड़कियों को जब पीरियड होते हैं तो घर में बीमारी आती है, यानी कि ये कोई पाप करती है। तो जब तक ये शुद्ध होकर अच्छे से वापस नहीं आती, इन्हें हम अलग रखेंगे। तो ये रीजन होता था लड़कियों को अलग रखने का। फिर बात करते हैं कुकिंग क्यों नहीं करने देते, सेम रीजन। क्योंकि आप पीरियड को मैनेज नहीं कर सकते तो अगर आप खाना पकाएंगे किचन में आसपास तो वो आपका जो इन्फेक्शन है, कंटामिनेशन है, वो आपके फूड तक पहुंच जाएगा, लोग बीमार पड़ेंगे, खाना खराब होगा। तो इसलिए क्या था, रूल बना कि कुकिंग नहीं करनी है।
तीसरा कि आपको अचार क्यों नहीं खाना है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ट्रैवल बहुत करते थे, तो और ट्रैवल करने के लिए अगर आप नॉर्मल खाना लेके जाएँगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते थे, बहुत सारा साल भर का अचार एक साथ डाल लिया और उसको यूज़ करते थे। तो अगर ऐसे में कोई लड़की जिसे पीरियड्स हो रहे हैं, वो क्योंकि वो अपनी हाइजीन तो मेंटेन कर नहीं सकती है, ना आपके पास सोप होता था, ना हैंड वॉश है, ना आपके पास सैनिटाइजर है, तो क्या होता था कि ज्यादातर आप साफ नहीं हो पाते थे और इस वजह से आपके छूने की वजह से अचार खराब हो जाता था। अचार इसलिए नहीं खराब होता क्योंकि आपको पीरियड्स हो रहे हैं, अचार इसलिए खराब होता है कि आप पीरियड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। तो लेकिन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, उन्हें लगता था अचार ये लोग टच करती हैं, इसलिए अचार खराब होता है, इसलिए इन्हें मना कर। तो पीरियड्स में अचार ना खाना है, ना ही टच करना है। फिर हम बात करते हैं कि मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते। मंदिरों का रूल ये था कि पहले ज़माने में ओपन डेफेकेशन होता था, यानी कि जो मंदिर होते थे, उन्हें हम बहुत ऊँचाई पे बनाया करते थे। भाई ऑब्वियसली कि हम हमारे जो ईस्ट हैं, जो आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, उन्हें हम ऐसी जगह पे नहीं स्थापित कर सकते जो गंदी हो। तो हम ऊँची जगहों पर अपने टेम्पल्स को बनाया करते थे। तो अगर किसी औरत को पीरियड्स हो रहे हैं, तो एक तो उसका वहाँ तक सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के जाना बहुत मुश्किल होता था। और दूसरा, अगर वो किसी तरह पहुँच भी गई, तो फिर उसकी जो पीरियड्स की जो उसकी ब्लड ड्रॉप्स हैं, अगर वो सीढ़ियों पे होती हैं, तो उसको कौन साफ करेगा? भई पुजारी जी दिन भर में 50 औरतें आ गई और 50 में से 5 को भी पीरियड थे, तो पुजारी जी कितनी सफाई करेंगे? वो उनके बस की तो बात है नहीं। तो तीसरी बात, अगर आपको उस दौरान किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोज़ वहाँ पे पीरियड आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, तब आप क्या करेंगे? पैड चेंज करने की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे? तो इस तरीके से ये थंब रूल बना कि मंदिर जाना ही नहीं है, घर पर रहिए। आपको मूवमेंट्स नहीं करने हैं, आपके मूवमेंट्स क्या हो गए? रेस्ट्रिक्टेड हो गए। फिर ये होता था कि नहाना क्यों नहीं है? एक मिथ ये भी होता है कि आप नहा नहीं सकते। नहाने का कांसेप्ट ये था कि पहले हमारे घरों में वॉशरूम्स नहीं होते थे और लोग नहाने के लिए क्या करते थे, दूर किसी तालाब में जाते थे या नदी के किनारे जाते थे, वहीं पर नहाते थे और पीने का पानी भी वहीं से आता था। तो इसलिए अगर किसी लड़की को ब्लीडिंग हो रही है और वो जाता है उस तालाब में, तो ऑब्वियसली वो जो वाटर सोर्स है वो भी खराब होगा, लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, लोग बीमार होके वापस आएँगे और साथ ही क्योंकि आपकी सर्विक्स ओपन है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप खुद भी बीमार होके आ सकते हैं। तो लोगों ने जब ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की तो उन्होंने रूल बनाया कि क्या आपको नहाना नहीं है, पीरियड्स के दिनों में सर नहीं धोना है, नहाना नहीं है। तो इस तरीके से आपके खाने पे बैन हो गया, आपके नहाने पे बैन हो गया, घर पे रहने पे बैन हो गया, कुकिंग पे बैन हो गया, मंदिर जाने पे बैन हो गया, ये सारी चीज़ें बैन हो गई। अब लेकिन अब तो ऐसी सिचुएशन कुछ है नहीं। एक कहानी मुझे अच्छे से याद आ रही है, बंदरों और केलों की, तो उसके बारे में भी हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार हमने क्या किया कि कुछ बंदरों को एक केज में रखा और वहाँ पे लैडर के ऊपर कुछ बनानास रख दिए, ठीक है? ऑब्वियसली बंदर क्या करेंगे, बनानास को देखेंगे तो उनका मन ललचाएगा खाने के लिए। जैसे ही कोई बंदर बनाना को अप्रोच करने के लिए जाता है, हम ऊपर से बहुत तेज पानी की बौछार करते हैं, इतनी तेज कि उसे करंट लग जाएगी और वो उसे टच ना कर सके। तो वन बाय वन सारे बंदर अटेम्प्ट करते हैं और हम सबको इतनी तेज पानी की बौछार डालते हैं कि वो उसे खा नहीं सकते। यानी कि बंदरों को पता चल गया कि अगर हम केले के पास जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या किया जाएगा, पानी का बौछार होगा। अब सारे बंदर चुप होके बैठ गए, हमें थोड़ी शरारत सूझी। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना एक नया बंदर डाल दिया जाए। हमने एक पुराना बंदर निकाला और उसकी जगह एक नया बंदर डाल दिया। अब जो नया बंदर आता है वो तो पता नहीं है क्या चल रहा है, तो वो जाता है खाने के लिए। जैसे ही वो जाता है खाने के लिए, सारे बंदर उसे पकड़ के पुराने वाले खींच लेते हैं पीछे। अच्छा, तुम ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें ज्यादा आता है, इतना मारते हो उसे, इतना मारने की, चल चुपचाप बैठ। अगले दिन हम क्या करते हैं, एक बंदर फिर से रिप्लेस कर देते हैं। अब जब हम नया बंदर फिर से रिप्लेस करते हैं, तो पुराने जो नया बंदर डाला था वो भी उसे पीटता है दम के। अच्छा, तू बहुत ज्यादा चालाक है, मैं क्या बेवकूफ बैठा हूँ यहाँ पे, तुझे ही सब कुछ आता है। वो इतना पीटते हैं कि उसको भी केला खाने को नहीं मिलता है। और हमने माइंड इट कि हमने एक भी पानी की बूंद अभी तक नहीं डाली है नए बंदरों पे।
इसी तरह 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, सारे बंदर रिप्लेस कर देते हैं। और जब सारे बंदर रिप्लेस कर देते हैं तो कोई भी बंदर केले को खाने के लिए अटेम्प्ट नहीं करता है, क्योंकि पुराने बंदरों से सबने पिटाई खाई हुई है। लेकिन किसी ने उस पानी को एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। तो हमारे लिए अभी एक सवाल है हम सभी के लिए कि हम सब क्या हैं, नए बंदर जिन्हें पुराने बंदरों ने खाने के लिए मना किया हुआ है, या फिर हम अपने पास भगवान ने जो हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, जो पावर कैपेसिटी दी है, उसको हम यूज करेंगे और लॉजिकली और रीजनेबल हमारी जो थिंकिंग है उसे यूज करके उस तरीके से डिसीजन लेंगे, ये हमारे ऊपर है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करेंगे और ये हमारी सच्ची सहेली की एक स्लोगन लाइन है, हम बोलेंगे मुंह खोलेंगे तभी जमाना बदलेगा। इफ यू वांट टू सी द चेंज जस्ट स्पीक अप। जब तक आप नहीं बोलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। और इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ, पैडमैन अगर आपने देखी हो, जिसमें हीरोइन बोलती है कि जब तक घर में टॉयलेट नहीं होगा मैं वापस नहीं। एनजीओ में